तो कल हम कहाँ थे? कल हमने स्टार्ट किया था लाइफ साइकिल ऑफ इक्विसिटम। ठीक है। और इक्विसिटम के इस लाइफ साइकिल में हमने सबसे पहले देखा था कि ये कहाँ पे ग्रो होता है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में कॉमन स्पीसीज हमने इसकी देखी थी। इसके अलावा हमने उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सब कुछ यहाँ पे इसमें तीनों पार्ट देखने को। यस। हाँ, ठीक है। तो ये हमने, हेलो, मैं गुम हो गया। हाँ, तो रूट, स्टेम और लीव्स तीनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। हमने फिर जनरल स्ट्रक्चर में देखा था कि स्टेम अंडरग्राउंड है, जिसको हम राइजोम कहते हैं। और स्टेम अबव द ग्राउंड मतलब एरियल, जमीनी बाहर पर જોવા મળે છે। फिर हमने स्टेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था कि स्टेम है कैसा। ठीक है। तो वो, उसकी हाइट हमने देखी थी, सबसे लंबा कितना होता है इक्विसिटम जाइगेंशियम। उसकी लेंथ हमने देखी थी, डायमीटर देखा था 0.5 टू 2 सेंटीमीटर्स। एक्सटर्नली स्टेम कितने टाइप के होते हैं वो भी हमने देखा था। ग्रीन होता है, या तो मतलब ग्रीन स्टेराइल होता है, ग्रीन फर्टाइल होता है, या तो कलरलेस क्लोरोफिलस फर्टाइल होता है। ये तीन चीजें हमने देखी थी। फिर देखा था स्टेम की बाहर से उसमें रिजीस एंड फरो, श्रृंग અને गर्त જોવા મળે છે। उसके साथ हमने देखा था कि बाहर उसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है। उसकी वजह से वो एकदम रफ सरफेस बन जाती है। हमें लगता है, या तो ग्रासिंग एनिमल्स उसको न खाए उसके लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसके साथ साथ पैथोजन से भी ये सिलिका डिपोजिशन उसको बचाता है। ठीक है। और इसके लिए उसको हमने नाम भी दिया था कि वो कौन से नाम से पहचाना जाता था, स्कोरिंग रस। इक्विसिटम स्टेम, जो कल डायग्राम में हमने स्ट्रक्चर देखा था कि लंबा पतला है और उसके ऊपर एक कॉन, टर्मिनली कॉन होता है, एपाइकल शंकु आवेलो હોય છે। और उस शेप की वजह से उसको हॉर्स टेल, घोड़ानी पूंछड़ी, हॉर्स टेल नाम से भी इस प्लांट को या इस फैमिली के मेंबर्स को जाना जाता है। ठीक है। स्टेम में और हमने देखा था कि उसमें क्लियर डिफरेंशिएशन होता है नोड्स एंड इंटरनोड्स का। गांठ અને आंतरगांठ स्पष्ट જોવા મળે છે। दो सक्सेसिव इंटरनोड्स, मतलब इंटरनोड, नोड और इंटरनोड। फिर ये इंटरनोड ऊपर की हो या नीचे की, इसमें जो रिज होती है, जो श्रृंगनो भाग से, वो अल्टरनेट होती है। ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे अब मेरी फिंगर रखी हुई है, तो ये नोड वाला रीजन है, ऊपर और नीचे इंटरनोड है। तो ये इंटरनोड और ये इंटरनोड, ये दोनों में जो रिज है वो अल्टरनेट होती है। अगर हम इंटरनोड और नोड की बात करें, सिर्फ एक की, तो उसमें जो रिज होती है, वो रिज और नोड से निकलने वाले लिफ, वो अल्टरनेट होते हैं। એટલે કે પર્ણ અને શૃંગ એ એકાંતરે આવેલા હોય છે। બે ઉપર નીચેની આંતરગાંઠમાં આવેલા શૃંગ एकांतरे आवेला હોય છે। नोडल रीजन से निकलते हैं लिफ प्राइमोडिया या तो ब्रांच प्राइमोडिया। अगर लिफ प्राइमोडिया है वहां से लिफ डेवलप होंगे, ब्रांच प्राइमोडियम है तो उसमें से ब्रांचेस डेवलप होगी। तो अरेंजमेंट ऑफ लिफ एंड ब्रांच जो है वो सर्क्युलर है, चक्रमा હોય છે। That's why leaves and branches are in row। शाखाओं के पर्ण के चक्र
માં ગોઠવાયેલા હોય છે, ચક્राकारे ગોઠવાયેલા હોય છે। ठीक है, ये हमने देखा था। ब्रांचिंग में भी देखा था, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, मतलब जिसकी ग्रोथ आगे की ओर चालू रहती है, जिसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स है और नोड के ऊपर से दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं। लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस जो नोडल रीजन से निकलती है और उसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है और साइक्लिक अरेंजमेंट चक्रीय रीते गोठवाયેલી હોય છે। लीफ की हमने बात की थी कि लीव्स रोल में है, छोटे हैं, दैट मीन्स स्मॉलर है, स्केली है, और ये सारे जो लीव्स है पूरे रोल में, सर्कल में, वो सारे लीव्स की जो बेजल पार्ट है वो यूनाइटेड होता है, जॉइंट होता है, और वो जॉइन होके बनाता है अ सीट, अ कवर। पर्णो नाना અને શલ્કીય હોય છે અને ચક્રાકારે ગોઠવાયેલા બધા જ પર્ણનો નીચેનો ભાગ એકબીજા સાથે જોડાઈ અને એક કવર બનાવે છે, સીટ બનાવે છે। ठीक है, तो लीव्स आर स्मॉल, स्केली। क्लियर? यहाँ तक फिर हमने देखा था कि जो नीचे राइजोम है, राइजोम के नोडल रीजियन, गांठवाળો प्रदेश ભૂગર્ભીય પ્રકારનો, એમાંથી નીકળે છે મૂળ, મૂળ ઉત્પન્ન થાય છે અને મૂળનું કામ હોય છે ફિક્સેશન એન્ડ એબ્સોર્પ્શન, સ્થાપન અને શોષણનું કાર્ય હોય છે। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स। फिर हमने स्टार्ट किया था इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्टेम है वो थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर होता है जब हम सेक्शन लेते हैं नोडल रीजियन से और जब हम सेक्शन लेते हैं इंटरनोडल रीजियन से। એટલે ગાંઠ પ્રદેશમાંથી જો આપણે છેદ લઈએ તો ત્યાં અને આંતરગાંઠ પ્રદેશમાંથી છેદ લઈએ તો તેનું, આ બંને પ્રદેશમાં રચનામાં થોડો ફરક જોવા મળે છે। आप मान लो बाम्बू, बाम्बू तो सबने देखा होगा, वांस। तो बाम्बू में आपने देखा है कि अगर हम काटे तो बाम्बू में बीच में क्या होता है, बीच से बाम्बू कैसा होता है, होलो होता है, ओलो હોય છે, પણ ગાંઠ પ્રદેશમાં એ નક્કર હોય છે। ठीक है, बाम्बू इज सॉलिड at nodal region and it is hollow in internodal region। बस ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें इक्विसिटम में। जो इंटरनोड वाला रीजन है वो हॉलो होता है और नोड वाला रीजन है वो सॉलिड होता है। तो हम अभी वहां पे चलते हैं डायग्राम पे जहाँ पे हमने कल स्टॉप किया था लेक्चर। तो मैं अभी लेक्चर यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, शेयर स्क्रीन। ठीक है, तो शेयर स्क्रीन कहाँ गया, ये रहा। ये हमने देखा था प्लांट और उसका डायग्राम। ठीक है, ये थोड़ा डिटेल में राइट अपर कॉर्नर पे आपको दिख रहा है हॉलो सिलेंडर। ये आपको पूरी स्क्रीन में इमेज दिखती है कि हाफ स्क्रीन में, कोई बताएगा मुझे? हेलो, फुल स्क्रीन में अभी सर फुल स्क्रीन में दिख रही है। फुल स्क्रीन है ना, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने वर्टिकल पकड़ा है फोन तो मुझे स्क्रीन में बीच में ही दिख रही है, आपको फुल स्क्रीन में दिख रही है ना? ठीक है, तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा था स्टेम का। ये स्टेम, ब्रांचिंग, लीव्स, उसको हमने डिटेल में देखा था। फिर हाँ,
ये जो मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव इंटरनोड में रीज ऑल्टरनेट होती है, नोड और इंटरनोड में रीज एंड लीव्स ऑल्टरनेट होते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक अरेंजमेंट, चक्रीय गोठवणी, ब्रांचेस एंड लीव्स की हमने देखी थी। जो अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनोड से अगर हम सेक्शन लेते हैं तो स्टेम बीच में से है, होलो प्रकांड आंतरगांठ वाला प्रदेश में वच्चेथी पोलू होय छे, ये हमने देखा था। फिर इसी को हमने डायग्रामेटिक देखा था और फिर हमने उसको डिटेल में देखा था। यहाँ पे थे हम। ठीक है, तो अभी स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, अधिस्तर, उसके बाद कॉर्टेक्स और उसके अंदर स्टिली। अधिस्तर, बाह्यक और मध्यरम। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट है। उसके बाद अंदर आता है कॉर्टेक्स जो एंडोडर्मिस तक होता है, और एंडोडर्मिस के अंदर जो है उसको कहते हैं स्टिली। સૌથી બહાર અધિસ્તર, પછી અધિસ્તરની નીચે અને અંતસ્તર સુધીનો જે ભાગ છે એને કહેવાય બાહ્યક, અને બાહ્યકની અંદર જે આવેલું હોય છે એને કહેવાય મધ્યરમ। तो ये तीन चीज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको एनलार्ज करता हूं। क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे बाहर दिखने को मिलता है एपिडर्मिस, अधिस्तर। कल हमने डिस्कस किया था आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड parenchymatous having thick cuticle, and this cuticle is having deposition of silica. Epidermis is interrupted by pores, और इस pores को हम कहते हैं stomata, and stomatas are found in groove। गुजराती मीडियम, સૌથી બહાર આવેલું હોય એક સ્તરીય મૃદુતકીય બહારની તરફ જાડુ ક્યુટિકલ આવેલું હોય, ક્યુટિકલ ઉપર સિલિકાનું જમાવટ જોવા મળે છે, અને આ અધિસ્તર સળંગ નથી હોતું, પણ જે ખાંચ હોય છે, ગર્ભ હોય છે, ત્યાં છિદ્ર એટલે કે રંધ્ર જોવા મળે છે, વાયુરંધ્ર જોવા મળે છે। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर अगर आप डायग्राम में देखो तो एपिडर्मिस के लाइन में जो दो सेल्स है उसको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, सहायक कोशों। और ये सब्सिडियरी सेल्स के नीचे एक कैविटी है। 1 मिनट प्लीज। हाँ, तो सब्सिडियरी सेल के नीचे देखो कैविटी है, उस कैविटी को कहते हैं एपिस्टोमेटल कैविटी। एपी मतलब बाहर नहीं, रंध्रनी बाहर आवेली कोटर। फिर दो स्ट्रक्चर दिखते हैं, ओके, राउंड वाले अंदर ऐसे डिजाइन जैसा है, वो है गार्ड सेल्स, रक्षक कोशों। और ये गार्ड सेल के बीच में जो गैप है उसको हम कहते हैं स्टोमाटा। तो गार्ड सेल के नीचे फिर से बड़ी कैविटी है जिसको कहते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। इसका मैं डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है, या तो बुक से वो फोटो खींच के मैं आपको ग्रुप में विथ लेबल आपको मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो वो ज्यादा आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जो स्टोमेटल स्ट्रक्चर है, वायुरंध्रनी जो रचना है, उसमें सब्सिडियरी सेल्स, एपिस्टोमल कैविटी, गार्ड सेल एंड सबस्टोमल कैविटी, इतने पार्ट्स उसमें इंक्लूडेड है, इतना भाग एम आवेला जोवा मळे छे। ठीक है, तो ये हुआ एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस के बाद अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की। तो कॉर्टेक्स वो 3 अलग अलग पार्ट से बना हुआ है, या वी कैन से इट इज डिफरेंशिएटेड इन 3 पार्ट्स, आउटर, मिडल एंड इनर कॉर्टेक्स। तो अब आउटर कॉर्टेक्स देखो, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर इज अ स्क्लेरेन्काइमाटिस आउटर कॉर्टेक्स, जिसको हम कह सकते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, नाम अलग अलग है, बाकी स्ट्रक्चर वही है। अधिस्तરની નીચે દઢોત્તકીય અધસ્તર અથવા તો બાહ્ય બાહ્યક આવેલું જોવા મળે છે। और ये स्क्लेरेन्काइमा रीज के नीचे ज्यादा होता है और फरो में ये कम होता है। रीज के नीचे ये 3 to 4 एंड समटाइम्स मोर लेयर्स होता है, जबकि फरो में ये 1 to 2 लेयर होता है, और कभी कभी वो नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा के नीचे है क्लोरेन्काइमा, नीलकणोत्तक पेशी, और ये क्लोरेन्काइमा बना होता है पेलिसेड टिश्यू का। તેનું બનેલું હોય છે એ લંબોત્તક પેશીનું બનેલું હોય છે, और ये पेलिसेड भी 1 और मोर देन 1 लेयर्स का होता है। ठीक है, वो मिडल कॉर्टेक्स बनाता है। और थर्ड है इनर कॉर्टेक्स, जो बना होता है पेरेन्काइमा का, मृदुतकीय पेशी में। आपको बड़े बड़े सेल्स उसमें दिखते हैं, थीन वॉल पेरेन्काइमेटिस इनर कॉर्टेक्स। एक मिनट, ठीक है। तो इनर कॉर्टेक्स, और ये इनर कॉर्टेक्स में देखो पेरेन्काइमा के बीच में बड़ी बड़ी कैविटीज है, मोटा मोटा कोटरो आवेला होय छे। ठीक है, तो दिस कैविटीज आर कॉल्ड वेलेक्युलर केनाल। गुजराती में ये नाम याद रखवानुं छे, क्लियर, वेलिकुलर कैनाल अथवा तो कोटर, वेलिकुलर कोटरो, चैम्बर्स या कैनाल। और ये वेलिकुलर कैनाल से वो ग्रूव के सामने है, जे खांच છે, જે ગર્ત છે એની સામે આવેલી હોય છે। અને શૃંગની વાત કરીએ, if we talk about ridge, तो वेलिकुलर कैनाल्स आर अल्टरनेट टू द ridge। ये जो हमारा पूरा सर्कुलर पूरा सेक्शन वाला जो डायग्राम है प्रीवियस स्लाइड में, उसमें ये मैंने कल आपको क्लियरली दिखाया था कि वेलिकुलर कैनाल्स आर अल्टरनेट टू रिज। ठीक है, तो ये हुआ कॉर्टेक्स, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड पेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा आउटर कॉर्टेक्स, क्लोरेन्काइमा मिडल कॉर्टेक्स जिसमें होते हैं पेलिसेड लंबोत्तक पेशी, और इनर पेरेन्काइमा मृदुत्तक पेशी जिसमें है वेलिकुलर कैनाल्स। एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज एन एंडोडर्मिस, अंतस्तर, जो क्लियरली उसमें हॉरिजॉन्टली अरेंज बैरल शेप सेल्स दिखते हैं। देखाय छे डायग्राम में आडा पीपड़ा जेवा कोषो जराक जाडी डार्क दीवाल थी बताव्या छे, और उसमें देखो कॉमन जो वॉल है 2 सेल के बीच में, उसमें डॉट डार्क दिखाया है, उसको कहते हैं कास्पेरियन स्ट्रिप्स, कास्पेरियन पट्टिकाओ स्थूलन जोवा मळे छे। क्लियर, एंडोडर्मिस के नीचे होता है सिंगल लेयर्ड पेरेन्काइमेटस पेरिसाइकल, अंतस्तर नीचे एक स्तरीय मृदुतकीय परिचक्र आवेलू होय छे। और ये पेरिसाइकल एंड द रीजन सराउंडेड बाय पेरिसाइकल इज कॉल्ड स्टीली। तो जो ब्लैक कलर का यहाँ पे सर्कल दिखता है, मान लेते हैं हम वो पेरिसाइकल है। तो जो काला सर्कल है वो और पूरा अंदर वाला पोर्शन उसको हम कहते हैं स्टीली, मध्य रम। परिचक्र અને તેના દ્વારા ઘેરાયેલી રચનાને કહેવાય છે મધ્ય રમ। ક્લિયર,
स्टीली, STELE या तो स्टिल, मैं उसको प्रोनाउंस करूंगा स्टीली। क्लियर? तो स्टीली का स्ट्रक्चर देखो आप। तो स्टीली में जो ब्लैक कलर हम मानते हैं कि वो है पेरिसाइकिल, यहाँ पे एंडोडर्मिस लिखा है, उसके अंदर पेरिसाइकिल। ठीक है। जो ब्लू कलर का है, लाइट स्काई ब्लू कलर का, वो पूरा है पेरेन्काइमा, मृदुतक पेशी। और काफी सारे जो स्कल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, राउंड राउंड अंडे जैसे काफी सारे, वो है वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वाही पुल आवेला હોય છે। और सेंटर में बड़ी वाली कैविटी है, मोटू कोटर જોવા મળે છે, जिसको कहते हैं पिथ कैविटी। तो अभी आप देखो, जो वेस्कुलर बंडल है, वो वेस्कुलर बंडल वाही पुल वो रिज के एग्जैक्ट सामने है। ठीक है। જે શૃંગ છે आप लिखा हुआ है उसमें रिज, गुजराती में એને કહેવાય શૃંગ, ઉપસેલો ભાગ। ठीक है। तो એની સામે એકદમ આવેલું છે વાહી પુલ। तो वेस्कुलर बंडल्स आर अपोजिट टू रिज। और यहाँ पे देखो वेलिकुलर कैनाल है, वो रिज के ऑल्टरनेट है, શૃંગના એકાંતરે આવેલા હોય છે। क्लियर? तो वेस्कुलर बंडल इज ऑपोजिट टू रिज। याद रखना, वेस्कुलर बंडल में अभी आपको मुंह जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, खोपड़ी जेवुं देखाय छे ने वाही पुल, एमां मोढा जेवुं एक नानकड़ो भाग देखाय छे। ठीक है। वो भी एक छोटी सी कैविटी है। तो वेस्कुलर बंडल रीज के सामने है, तो वो कैविटी भी रीज के सामने हुई। उस कैविटी का नाम हम फ्यूचर में देने वाले हैं कैरिनल कैविटी। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना होगा, वेलिकुलर कैनाल्स आर अल्टरनेट टू रिज एंड कैरिनल कैनाल्स आर अपोजिट टू रिज। ठीक है। वापस हम डिटेल डायग्राम पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, पेरिसाइकिल के नीचे है वेस्कुलर बंडल एंड वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, वलयમાં ગોઠવાયેલા હોય છે। यहाँ पे सिंगल वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल कैसा है? तो पहले पूरा स्ट्रक्चर एज अ होल देख लो। क्लियर? छोटे छोटे जो ब्लैक सेल्स उसमें ड्रॉ किए हैं, उसको नाम यहाँ पे दिया है फ्लोएम, अन्नवाहक। फ्लोएम के दोनों साइड पे दिखाया है मेटाजाइलम, अनुदारू। और नीचे जो कैविटी है, उसके बाजू में दिखाया गया है प्रोटोजाइलम, आदिदारू। ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये अब का स्ट्रक्चर है। लेकिन मान लेते हैं कि ये थोड़े पहले का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। दिस इज फुल्ली डेवलप्ड, बट जस्ट बिफोर द मैच्योरेशन, ये जो प्रोटोजाइलम आपको दिख रहा है, आदिदारू और कैविटी, तो ये जो कैविटी है वो पूरी प्रोटोजाइलम से बनी होती है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, बट यू जस्ट इमेजिन कि कैरिनल कैविटी है वो था प्रोटोजाइलम, और ये कैविटी के साथ है मेटाजाइलम जो फ्लोएम के दोनों साइड है। तो जाइलम हुआ अपना वी शेप्ड। ठीक है। अपने दो फिंगर्स को वी शेप बनाओ, विक्टरी का वी शेप, वैसा होता है जाइलम। चलवाहक पेशी वी आकारनी હોય છે। और वी के जो दो आर्म है, वो दो आर्म के बीच में होता है फ्लोएम। तो डायग्राम में आप अपना दो फिंगर रखो, विक्टरी वाला वी, और बीच में बन जाएगा फ्लोएम। ठीक है। सो जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन द सेम रेडियस। So here the type of vascular bundle is conjoined.
कैरिनल कैविटी है वो जाइलेम है, जलवाहक पेशी है। तो जलवाहक અને અન્નવાહક ત્રિજ્યા જો દોરીએ સેન્ટર થી પેરીફેરી સુધીની લાઈન તો એક જ ત્રિજ્યા ઉપર છે, એને કહેવાય સહસ્થવાહી પુલ, જ્યાં જલવાહક અને અન્નવાહક એક જ ત્રિજ્યા પર આવેલું હોય. Here the xylem and phloem are present on same radius. That's why the type of vascular bundle is called conjoint. xylem के एक ही साइड पे phloem है, मतलब कैरिनल कैविटी वाला जो अपना जाइलेम है उसके ऊपर ही फ्लोएम है, नीचे फ्लोएम नहीं है, एक साइड है। तो अगर जाइलेम के एक ही साइड पे फ्लोएम है तो उसको कहते हैं कोलैटरल वेस्कुलर बंडल, एक पार्श्वस्थ वाही पुल। तो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेटाजाइलेम पेरिफेरी की ओर है, प्रोटोजाइलेम सेंटर की ओर है। आदि दारू केंद्र तरफ से, तो इसको हम कहेंगे एंडार्च, अंतरारंभी प्रकारनो वाहीपुल। तो ये जो वैस्कुलर बंडल है कैसा है? कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, एंडार्च। जाइलेम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम ए धारा नहीं है, तो ये क्लोज्ड टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल है। तो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, एंडार्च एंड क्लोज्ड। गुजराती मीडियम सहस्थ, एक पार्श्वस्थ, अंतरारंभी અને અવર્ધમાન પ્રકારના વાહીપુલ આવેલા જોવા મળે છે। વાહીપુલ વલયમાં ગોઠવાયેલા હોય છે અને વાહીપુલની વચ્ચે મૃદુતકીય પેશી આવેલી હોય છે। ઠીક है। So here in the stele, vascular bundles are arranged in a ring. They are separated by parenchyma. Each vascular bundle is conjoint, collateral, endarch and closed type. Vascular bundle is made up of xylem and phloem. Xylem is V-shaped. The arm is made up of metaxylem and the base of V is made up of protoxylem. Here protoxylem groups at the base of V disintegrate to form a cavity, and this cavity is called carinal cavity या तो carinal canal. વાહીપુલ V આકારનું હોય છે, વાહીપુલમાં જલવાહક V આકારનું હોય છે। V ના જે બે છેડા છે એ અનુદારુથી બને છે અને V નો જે બેઝ છે એ આદિદારુનો બનેલો હોય છે। આદિદારુ એ વિકાસ દરમિયાન વિઘટન પામી અને કોટર બનાવે છે। આ કોટરને કહેવાય છે કેરિનલ કોટર। અને V ના બે જે આર્મ્સ છે એની વચ્ચે આવેલી હોય છે અન્નવાહક પેશી। ઠીક છે। તો વાહીપુલ માં જલવાહક બનેલું હોય છે। જલવાહક તંતુઓ, શું કહેવાય એને, જલવાહિની की અને જલવાહિનીનું, અને અન્વાહક બનેલું હોય છે અન્વાહક મૃદુતક અને ચાલની નલિકાઓનું। Xylem is made up of xylem tracheids and vessels, and phloem is made up of phloem parenchyma and sieve tubes. सबसे बीच में कैविटी है, pith is in form, there is a large cavity in the pith, जिसको हम कहते हैं pith cavity, जो हमने आगे वाले डायग्राम में देखा था। ठीक है। pith cavity is there in the center। ठीक है। तो ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। डिटेल में अच्छी तरह से आपको करवाया है, तो बाकी के जो स्ट्रक्चर से वो थोड़ा स्पीड में जाएंगे। ये इंटरनोड से हमने सेक्शन लिया था। अगर यही सेक्शन हम नोडल रीजियन से ले, गांठ प्रदेश में जो આપણે સેક્શન લઈએ તો ગાંઠ પ્રદેશમાં આ પિથ કેવિટી છે એ જોવા મળતી નથી। ठीक है। It is solid internally, stem is solid
in the pith. એટલે વચ્ચે જે કોટર દેખાય છે એમાં કોષો આવેલા હોય છે, મૃદુતકીય કોષો આવેલા હોય છે. નંબર 1. नंबर 2 कि यहाँ पे जो वेलिकुलर कैनाल्स है कॉर्टेक्स में, ये वेलिकुलर कैनाल्स भी है वो भी बहुत छोटी या तो एब्सेंट होती है गांठ प्रदेश में. वेलिकुलर कैनाल्स गैरहाजर होय अथवा एकदम नानी होय. અને કેરિનલ કેનાલ્સ છે એ પણ મોટા ભાગે ગેરહાજર જોવા મળે છે. तो जो नोडल रीजन पे स्टेम है वो सॉलिड होता है, इंटरनोडल रीजन में वो हॉलो होता है, ये पोलू है. ठीक है. अब सॉरी, स्टेम के कुछ कैरेक्टर्स देख ले हम. तो स्टेम जो है वो ज़ेरोफाइटिक कैरेक्टर्स भी दिखाता है और एक तो कैरेक्टर से वो हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर भी दिखाता है. ઝેરોફાઇટિક એટલે કે શુષ્કોદ્ભિત પ્રકારના લક્ષણો પ્રકાંડમાં કયા જોવા મળે છે? તો સ્ટેમ में રીજ એન્ડ ફરો है, શૃંગ અને ગર્ત જોવા મળે છે. याद करो कैजुरीना, सरु. ठीक है. नंबर 2 थिक क्यूटिकल, जाडू एकदम क्यूटिकल જોવા મળે છે. नंबर 3 डिपोजिशन ऑफ सिलिका, क्यूटिकल ની ઉપર પાછું સિલિકાનું स्थूलन डिपोजिशन જોવા મળે છે. संकन स्टोमाटा, निमग्न वायुरंध्र, ये पण गर्त प्रदेश में फरो में है. स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, दधोत्तकीय बाह्य बाह्यक अथवा तो दधोत्तकीय अधस्तर. प्रेजेंस ऑफ पैलिसेड टिश्यू, लंबोतक पेशीनी हाजरी. लीव्स आर माइक्रोफाइलस, नाना सल्की पर्ण. ओके. रिड्यूस्ड एंड स्केली लीव्स. ये ओके. फिर ये है स्टेम के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यू प्रेजेंट है जो हमने आगे देखा, और वो भी पेलिसेड टिश्यू है. प्रकांड लीलव होय छे ये पण शुष्कोद्भिद लक्षण छे. तो दिस आर द ज़ेरोफाइटिक कैरेक्टर्स फाउंड इन स्टेम. हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर क्या है? तो उसमें सारे कैनाल्स है, कोटरो आवेला होय छे, वायु थी भरेला कोटरो आवेला होय छे. बड़ी बड़ी एयर स्पेसीस है, बड़ी पिथ कैविटी है, बड़ा कैरिनल कैनाल है, सॉरी बड़ा वेलिकुलर कैनाल्स है, कैरिनल कैनाल्स भी प्रेजेंट है. तो हवा भरेला कोटरो ए जलज वनस्पति में जोवा मळे छे, जेने तरवामां मददरूप थाय छे. ठीक है. तो प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज, ये कैरेक्टर है हाइड्रोफाइटिक. क्लियर. दूसरा हमने देखा कि कैरिनल कैविटी किससे बनती है? तो जो जाइलम है, प्रोटोजाइलम है, वो टूटता है और कैविटी बनती है. तो जाइलम कम हो जाता है. जाइलम कम होता है मतलब वेस्कुलेचर जो है, वेस्कुलर टिश्यू है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. तो रिड्यूस्ड वेस्कुलर टिश्यू is again a characteristic of hydrophyte. વાહક પેશી ઓછી હોય છે જલજ વનસ્પતિમાં, એટલે અહીંયા પણ કેરિનલ કેવિટી બનવાના કારણે શું થાય છે? જલવાહક ઓછું થઈ જાય છે. તો એ પણ એક શું કહેવાય, વાહક પેશી ઓછી હોવી એ જલવાહકનું લક્ષણ છે. તો પ્રકાંડમાં બંને પ્રકારના લક્ષણો. स्टेम में दोनों टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ज़ेरोफाइटिक एज वेल एज हाइड्रोफाइटिक. अब हम स्ट्रक्चर रूट का देखें. ठीक है. तो रूट कहाँ पे है? जमीन के अंदर. कहाँ से निकलते हैं? तो जो अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम है उसमें से निकलते हैं. राइजोम में कहाँ से निकलते हैं? तो राइजोम में वो उसकी जो नोड है, गांठ प्रदेश છે ત્યાંથી મૂળ उत्पन्न થાય છે. इंटरनल स्ट्रक्चर हम रूट का देखें तो आपके सामने स्क्रीन पे इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है. जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेंगे.
तो रूट में सबसे बाहर है एपिब्लेमा मूलाधिस्तर, दैट इज एपिडर्मिस ऑफ रूट। इसको हम एपिडर्मिस ऑफ रूट कहेंगे या तो एपिब्लेमा कहेंगे। મૂળનું અધિસ્તર અથવા તો મૂલાધિસ્તર તરીકે ઓળખાય છે। ठीक है, फिर है हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेन्काइमा का बना हुआ है, दधोत्तकीय अधस्तर, कॉर्टेक्स। ठीक है, हाइपोडर्मिस या वी कैन से आउटर कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स वो पेरेन्काइमेटस है, मृदुतकीय अंतरकोशीय अवकाश धरावता कोषों बनेलू अंदरनु बाह्यक। उसके बाद कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का लेयर होता है एंडोडर्मिस, अंतस्तर। यहाँ पे आपको याद रखना है एंडोडर्मिस इज डबल लेयर्ड, डायग्राम में भी क्लियरली लिखा हुआ है एंडोडर्मिस इज डबल लेयर्ड। तो एंडोडर्मिस 2 लेयर का है, तो यहाँ पे पेरिसाइकल नहीं है, पेरिसाइकल इज एब्सेंट इन रूट। परिचक्र જોવા મળતું નથી, એના બદલે અંતસ્તર છે એ 2 સ્તરનું બનેલું હોય છે। और अंदर जो स्टीली है वो सिंपल प्रोटोस्टीली है। अंदर जो मध्यरम છે એ सरल प्रकारનો અથવા સાદો मध्यरम છે, जिसमें जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, જેમાં જલવાહકની ફરતે અન્નવાહક આવેલું જોવા મળે છે। जाइलम कैसा होता है? तो जाइलम यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखता है टेट्रार्च, चतुःसूत्री जलवाहक पेशी जोवा मळे छे। सेंटर में है मेटाजाइलम अनुदारु और चारों ओर है प्रोटोजाइलम। सो देयर आर 4 आर्क, 4 मतलब टेट्रा, टेट्रार्च 4 सूत्र धरावे छे, चतुःसूत्री जलवाहक पेशी અને ફરતે અન્નવાહક પેશી આવેલી હોય છે। यहाँ पे सेंटर में जाइलम है, पित्त नहीं है। ठीक है, सो ये स्टीली कैसा है? सिंपल प्रोटोस्टीली। रूट में है प्रोटोस्टीली, जबकि स्टेम में हमने देखा साइफोनोस्टीली। जो स्टीली है उसके बीच में साइफन है, मतलब पित्त प्रेजेंट है, એટલે એને કહેવાય નળાકાર મધ્યરમ। अगर पित्त को निकाल दो तो कैविटी बन जाती है, जैसे स्टेम में हमने देखा इंटरनोड में नळाकार मध्यरम छे, वच्चे पोलाण छे, वच्चे पित्त मज्जा आवेली होय छे। यहाँ पे बीच में पित्त मज्जा आवेली नहीं, तो दिस इज सिंपल स्टीली। अगर स्टीली में बीच में पित्त है तो उसको कहते हैं साइफोनोस्टीली। तो ये हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब हम बात करते हैं लीफ की, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है, लीव्स है स्मॉल, सिंपल, स्केली एंड आइसोफाइलस या तो होमोफाइलस। बेज उसका जोड़ के बनाता है सित, टिप्स है वो फ्री है। नंबर ऑफ लीव्स अलग अलग नंबर में होते हैं, एंड नंबर ऑफ लीव्स डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस, द डायमीटर ऑफ स्टेम। अगर डायमीटर बहुत कम है, प्रकांड एकदम पतलू है, तो लीव्स होंगे 2 से 3। ओके, एग्जाम्पल इज गिवन इक्विसिटम तिरपोइडिस। और अगर स्टेम उसका मोटा है, थिक है, डायमीटर ज्यादा है, तो नंबर ऑफ लीव्स ज्यादा होंगे। ठीक है, और कितने लीव्स होंगे? तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ लो, रिज जितनी है उतने वहां पे हमें लीव्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और डायग्राम में मैंने दिखाया था। ठीक है, आगे जो डिटेल डायग्राम है रिज, फरो, लीव्स एंड ब्रांच प्राइमोडियम वाला, वो फिर से रिफर यहाँ पे कर लेना, उसमें वो क्लियर दिखता है। ठीक है, यहाँ पे लीव्स स्केली है, सल्पीय है, मतलब वो नॉन ग्रीन है,
नॉन ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो हमने देखा स्टेम इज ग्रीन, प्रकांड અહીં प्रकाश संश्लेषण काम करे छे। ठीक है, तो ये हुआ हैबिट या तो स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन इसमें तीनों टाइप से देखने को मिलता है, वेजिटेटिव वानस्पतिक प्रजनन, एसेक्सुअल अलिंगी प्रजनन एंड सेक्सुअल लिंगी प्रजनन। So let us start with vegetative reproduction. The two names are given on your screen, जिसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है? ट्यूबर्स से। और ट्यूबर्स के लिए फिर से हमें एक आगे वाला डायग्राम रिफर करना पड़ेगा, तो मैं स्क्रीन को फिर से आगे ले जाता हूं। ठीक है, ट्यूबर्स के बारे में आप जानते हो, ट्यूबर्स गुजराती में कहवाय ग्रंथिल। और ये ट्यूबर्स के बारे में आपने पढ़ा है, हियर पोटैटो इज अ ट्यूबर, पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। कैसा होता है? वो बल्जी स्ट्रक्चर होता है, एकदम मोटू फुलेलू स्ट्रक्चर होता है, बल्जी फ्लेशी स्ट्रक्चर, मोर और लेस स्फेरिकल, गोल अथवा तो એને લગતો એવો આકાર હોય છે। क्यों ये ऐसा बल्जी बनता है, फुलेलू केम बने छे? ड्यू टू डिपोजिशन, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। कहाँ बनता है? तो जमीन के अंदर। कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ट्यूबर इज अ स्टेम, प्रकांड હોય છે। तो इक्विसिटम में भी जो अंडरग्राउंड स्टेम है, उस पे क्या होता है? जो ब्रांच प्राइमोर्डियम है, जेमाथी जिसमें से ब्रांच बनेगी, जेमाथी शाखा उत्पन्न थशे, वो ब्रांच प्राइमोर्डियम, वो बड ब्रांच बनाने की जगह वो फूड स्टोरेज करके फूलेगा, खुराकनो संग्रह करीने कदमा मोटू बनसे, उसको कहते हैं ट्यूबर। ठीक है, और ये ब्रांच कहाँ से बनती है? नोड से, गांठ प्रदेश में। तो अब मैं पूरा बताता हूँ। अंडरग्राउंड स्टेम में नोडल रीजन पे ट्यूबर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, जो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप देखो यहाँ पे स्टेम को रिफर कर लेते हैं, स्टेम भी तीन है। अंडरग्राउंड है वो नॉन ग्रीन है, ब्राउन कलर से दिखाया है। अंडरग्राउंड स्टेम में क्लोरोफिल्स नहीं होंगे। ठीक है, वापस हम चलते हैं ट्यूबर्स के हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो इक्विसिटम टेलमेशिया और इक्विसिटम अर्बेंसे में ट्यूबर्स देखने को मिलते हैं। ये ट्यूबर्स मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद फेवरेबल कंडीशन में वो नया इक्विसिटम प्लांट बनाते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर्स। तो ये डायग्राम, सॉरी, ये डायग्राम आप देखो,
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? और आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है या मैं दिख रहा हूँ? कौन दिख रहा है? हेलो। स्लाइड दिख रही है सर स्लाइड्स दिख रही है। ठीक है, ये फिर से आ गया। ओके, अब आगे स्लाइड रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्ट्स वाली। यस हाँ सर। ओके, तो ये इसका जनरल देख लेते हैं, पर डिटेल में फिर देखेंगे। तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो टाइटल में यहाँ पे लिखा हुआ है ओके कि रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, बीजाणुओं द्वारा थતું प्रजनन એને કહેવાય अलिंगी प्रजनन। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में लिखा है वो लेटर पे ध्यान दो। क्या है यहाँ पे? इक्विसिटम इज होमोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब कोई बताएगा? समबीजाणु। एक तरीके ओके, सम बीजाणु, करेक्ट। सबके सब स्पोर्स यहाँ पे सेम टाइप के हैं। હેર એક જ પ્રકારના બીજાણુઓ આમાં આવેલા હોય છે, માઇક્રો અને મેક્રો એવું અલગ અલગ હોતું નથી. સ્પોર્સ આર પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન સ્પોરાન્જિયા. બીજાણુ બીજાણુ ધાનીમાં ઉત્પન્ન થાય છે ઓકે। बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण पर आवेली હોય છે। फिर हमने वो क्लासिफिकेशन में देखा था 4 डिवीजन में। पहले डिवीजन में था टिप पे होती है, दूसरे में लीफ के कहाँ होती है? भूल गए? शिलाजी ने ला याद करो। लीफ के ऊपर की सरफेस पे होती है, डॉर्सल सरफेस पे। तीसरा डिवीजन मतलब हमारा कैलेमोफाइटा, जिसमें हमने देखा था स्पोरांजियोफोर होते हैं। और चौथे में हमने देखा था टेरोफाइटा में कि वो स्पोरोफिल की नीचे की मतलब वेंट्रल सरफेस पे होती है। तो हमारा थर्ड डिवीजन है कैलेमोफाइटा। यहाँ पे स्पोरोफिल है वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में बनाता है और जिसको हम कहते हैं स्पोरांजियोफोर। देखो, आपको मैंने पहले भी बताया है कि फोर PHORE, फोर का मतलब होता है स्टॉक, दंड। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोरांजियोफोर एक्चुअली क्या है? स्पोरांजियोफोर इज अ स्पोरोफिल, इट इज अ मॉडिफाइड स्पोरोफिल। तो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरांजियम। स्पोरांजिया are found on the sporophylls, and this sporophylls aggregate to form a structure called strobilus or cone. बीजाणु बीजाणु धानीમાં આવેલા હોય, બીજાણુ ધાની બીજાણુ પર્ણ પર આવેલી હોય અને બીજાણુ પર્ણો ભેગા થઈને જે એક રચના, એક ગ્રુપ બનાવે, એક સ્ટ્રક્ચર બનાવે એને કહેવાય શંકુ, स्ट्रोबाइलस और कॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके सामने स्क्रीन पे पिक्चर में है कॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, लेफ्ट वाला डायग्राम है, उसमें क्या है? नीचे स्टेम है और ऊपर कॉन है। ठीक है, शंकु आवेलो હોય છે।
अभी ये कौन का जो स्ट्रक्चर है वो देखो, तो राइट वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है वो जैसे हेक्सागोनल जैसे शेप वाले स्ट्रक्चर, ठीक है। और लेफ्ट वाले डायरेक्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है कि कौन के सबसे नीचे लीव्स है, स्केली लीव्स, ठीक है। तो उसका भी एक नाम है जो हम डिटेल डायग्राम में देखेंगे। तो नाउ दिस डायग्राम इज क्लियर। कौन कैसे कैसे होता है वो हमने आगे देखा है जनरल में, कि कुछ इक्विसिटम की स्पीसीज होती है जहाँ पे ग्रीन कलर का स्टेम है, उसके ऊपर कौन है, जैसे ये लेफ्ट वाले डायग्राम में दिखाया है। कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसमें ग्रीन कलर के स्टेम अलग होता है और दूसरा स्टेम होता है जो नॉन ग्रीन होता है, उसके ऊपर स्टेम होता है, सॉरी उसके ऊपर कौन होता है। तो શંકુ બે અલગ અલગ પ્રકારની પ્રકાંડ શાખાઓ ઉપર જોવા મળે છે। એક લીલી હોય ફોટોસિન્થેટિક બ્રાન્ચ या फोटोसिंथेटिक स्टेम, और दूसरा ए फोटोसिंथेटिक या नॉन ग्रीन स्टेम, स्टेराइल स्टेम, ठीक है। तो अब ये डिटेल में आपके सामने यहाँ पे है। थोड़ा पढ़ लो क्या है। जो मैंने अभी लास्ट में बताया वो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। टीप पे है स्टेम के, ये स्टेम ग्रीन हो सकता है मतलब वेजिटेटिव, या तो नॉन ग्रीन हो सकता है फर्टाइल सूट, ओके। स्टोबिलस has a central massive axis and large number of sporangiophores। ये बाद में डायग्राम में हम देखेंगे, ठीक है। स्पोरांजियोफोर कैसा है, तो उसमें स्टॉक है और हेक्सागोनल पैल्टेट डिस्क है। डिस्क के नीचे, स्पोरांजियोफोर के डिस्क के नीचे 5 से 10 स्पोरांजिया है, ठीक है। याद रखना 5 से 10 स्पोरांजिया है। अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। इस स्लाइड में हमें जो मेन डिस्कस करना है टर्म यूस्पोरांजिएट। व्हाट इज द पॉइंट? द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरांजियम इज यूस्पोरांजिएट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 से 10 वाला, यूस्पोरांजिएट वाला, ठीक है। तो यूस्पोरांजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट किसको कहते हैं? तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरांजियम is of two types। બે પ્રકારનો વિકાસ જોવા મળે છે, બે પ્રકારે વિકાસ જોવા મળે છે બીજાણુધાનીનો। या तो पूरा का पूरा जो स्पोरांजियम है, आखे आखी बीजाणुधानी है, वो सिंगल सेल से डेवलप होती है। मतलब एक सेल है, डिवीजन हुआ, 2 बने, 4 बने, काफी सारे बने, और वो उसमें मिलके सबने स्पोरांजियम बनाया। सो हियर स्पोरांजियम डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, उसको कहते हैं लेप्टोस्पोरांजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। LEPTO, लेप्टोस्पोरांजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है जो हमारे सामने लिखा हुआ है, जो इक्विसिटम में है। यहाँ पे एक सेल नहीं, लेकिन कुछ सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स मिलके स्पोरांजियम बनाते हैं, उसको कहते हैं यूस्पोरांजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना, डेफिनेशन याद रखना। यूस्पोरांजिएट मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें से स्पोरांजियम बनता है। लेप्टोस्पोरांजिएट मतलब सिर्फ एक सेल से स्पोरांजियम डेवलप होता है, ठीक है। सो लेफ्ट साइड वाला हमारा डायग्राम है वो जो हमने अभी कौन देखा, उसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है, उभो छेद से। बीच में है सेंट्रल एक्सिस और उसके ऊपर है
स्पाइरली अरेंज स्पोरांजियोफोर्स। हर एक स्पोरांजियोफोर देखो कैसा है डायग्राम में, जर्नल में भी ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना, ऐसा ही दिखना चाहिए। सिंगल स्पोरांजियोफोर, स्पोरांजियोफोर क्या है? स्पोरोफिल, वो मॉडिफाइड हो चुका है। कैसा है? तो आप देखो सेकंड डायग्राम जो बीच में है, इट इज लाइक एन अम्ब्रेला, छतरी जेवो आकार छे। बीच में बड़ा सा स्टॉक है जो हमारी अम्ब्रेला का हैंडल होता है, जो हम पकड़ते हैं, और उसके ऊपर है हेक्सागोनल पेल्टेड डिस्क, जो हमारा छतरी का अम्ब्रेला का कपड़ा होता है, वैसा स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं पेल्टेड डिस्क। तो स्पोरांजियोफोर के स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, स्टॉक एंड डिस्क, ठीक है। और ये डिस्क के नीचे, अब मैं पूछ रहा हूं कितने स्पोरांजियम होते हैं? चलो जवाब दो। अब भी हमने आगे वाली स्लाइड में देखा 5 to 10. 5 to 10. 5 to 10 स्पोरांजियम लटकते हैं। मान लो आप अम्ब्रेला में, आप ओके, जिसका नाम याद है मैं उसी का नाम देता हूँ यहाँ पे। गुंजन बाजार में गई, बारिश की मौसम है, ठीक है, तो जो उसके हाथ में अम्ब्रेला है वो हमारे स्पोरांजियोफोर है, सिंगल स्पोरांजियोफोर। मार्केट में से मम्मी ने मंगवाए थे काफी सारे चीजें, ठीक है, मान लो वाटरमेलन मंगवाए थे। आज अभी किसकी सीजन चल रही है? हाँ, मौसम भी चल रही है अपनी, स्वीट लाइम। और गुंजन है एकदम पक्की एनवायरमेंटलिस्ट, तो उसने दुकान वाले से मना कर दिया कि मैं और ये अपने स्वीट लाइम लूंगी, मौसम भी लईस, पर पॉलीथीन बैग नहीं लूंगी। तो उसने क्या किया, अम्ब्रेला में वो सारे अपने स्वीट लाइम लटका दिए। जस्ट इमेजिन, वैसा है हमारा स्पोरांजियोफोर, स्टॉक है, डिस्क है, और डिस्क के नीचे लटक रहे हैं स्पोरांजिया, 5 से लेके 10। गुंजन ओके ना? हाँ सर। ओके ओके, चलो। तो अभी स्पोरांजियोफोर जो सिंगल है उसका अगर हम एलएस लेते हैं, एनो पण આપણે ઊભો છેદ લઈએ, तो राइट साइड पे जो डायग्राम दिखता है वैसा दिखेगा। देखो डायग्राम, स्टॉक है, डिस्क है, और डिस्क में अंदर की ओर, नीचे की ओर स्पोरांजियम है, ठीक है। तो स्पोरांजियम कैसा है? अंडे जैसा, या तो ऑब्लोंग लंबगोળ જેવું बीजाणु धानी आवेली હોય છે। सबसे बाहर होता है जैकेट लेयर, और अंदर होता है आर्चिस्पोरियम, अंदर है बीजाणुजनक पेशी। आर्चिस्पोरियम के सेल्स है वो डिवाइड होंगे, डेवलप होंगे, और बनाएंगे स्पोर मदर सेल, बीजाणु मातृ कोश, ठीक है, बीजाणु मातृ कोशों की रचना करे छे। तो अब तक जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो सब है डिप्लोइड। અત્યાર સુધીની બધી જ રચનાઓ બીજાણુ માતૃકોષ સુધી દ્વિકીય રચના છે, बीजाणु जनक अवस्था છે, स्पोरोफाइटिक स्टेज है। प्लांट देखा, स्टेम, रूट, लीव्स सब 2n है, डिप्लोइड है। कॉन 2n, स्पोरांजियोफोर 2n, स्पोरांजियम 2n, स्पोर मदर सेल 2n। स्पोर मदर सेल डिवाइड होता है मियोसिस से। बीजाणु मातृकोष विभाजन पामे अर्धीकरण थी 4 एककीय कोष उत्पन्न करे, 4 हैप्लोइड सेल बनाता है, ठीक है। सो स्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लोइड स्पोर्स, 4 एककीय बीजाणुओं रचना करे छे। सो अब चालू होगा गेमेटोफाइटिक स्टेज, अब चालू होगा हैप्लोइड स्टेज। तो बीजाणु ए एककीय अवस्था એટલે કે જન્યુજનક અવસ્થાનો પ્રથમ રચના છે, પ્રથમ કોષ છે।
ठीक है, तो हियर एंड्स स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड बिगिंस गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो स्ट्रक्चर क्लियर। कौन में है स्पोरांजियोफोर, स्पोरांजियोफोर में स्पोरांजियम, स्पोरांजियम में मियोसिस के बाद डेवलप होते हैं स्पोर्स। ठीक है, तो अब हम ये स्पोर का स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ, ये सेक्शन, एक्चुअल सेक्शन जो है कैसा दिखता है। ठीक है, आगे डायग्राम था, यहाँ पे माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटोग्राफ है। इज इट क्लियर? ठीक है, मान लेता हूँ क्लियर है। हम आगे सर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे LS और TS दोनों दिखाए हैं, संपूर्ण उभोछेद અને आडो छेद। सेक्शन कैसा भी लो, आपको छाता वही दिखेगा। स्पोरांजियोफोर का स्ट्रक्चर देखो, दोनों में कैसा है, इट इज लाइक एन अम्ब्रेला। यहाँ पे LS में अम्ब्रेला लाइन में है, TS आडो छेद लेसो ट्रांसफर सेक्शन, तो उसमें अम्ब्रेला सर्कुलर अरेंजमेंट है। बाकी सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। हमें क्या देखना है, स्पोर। स्पोर देखो कैसा है, तो ये स्पेरिकल है। यहाँ पे डिटेल दिया है स्क्रीन पे। हाउ इज द स्पोर? इट इज अ स्पेरिकल, यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ग्रीन इन कलर। स्पोर में जो वॉल है, द वॉल ऑफ स्पोर इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स। 4 સ્તરની બનેલી હોય છે બીજાણુની દિવાલ, फिर जिसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दीवार के जो वॉल के 4 लेयर्स है, उसमें सबसे बाहर वाला है उसको कहते हैं एपिस्पोर, सॉरी पेरिस्पोर। इसको एपिस्पोर भी कहते हैं, सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट, तो पेरिस्पोर। फिर उसके अंदर वाला लेयर है उसको कहते हैं मिडल लेयर, उसके बाद अंदर है एक्साइन और सबसे अंदर है एंडोस्पोर, अंतःस्तर। ठीक है, सबसे बाहर वाला जो है पेरिस्पोर या तो एपिस्पोर, वो स्पाइरली स्प्लिट होता है और 4 स्ट्रिप्स, मतलब आप 2 नाइफ लेके, जो गुंजन लेके आई थी स्वीट लेमन, उसको स्पाइरल कट मारो 2 नाइफ से। ऊपर की ओर से एक कट मारो, सेंटर तक ले जाओ, फिर दूसरा कट, मैंने क्या बोला पहले, ऊपर बोला ना, हाँ, ऊपर से कट मारो 2 नाइफ से, सेंटर की ओर ले जाओ, सेंटर तक। फिर नीचे से स्टार्ट करो, नीचे वाला जो उसका पोलर एंड है वहां से फिर से 2 नाइफ से सेंटर तक। तो ऐसे 2 कट ऊपर नीचे से लगाओगे तो डायग्राम में दिखता है वैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, छिलका जो है वो 2 स्ट्राइप्स बनाएगा। कितने? 2 स्ट्राइप्स बनाएगा, लेकिन ये दिखती है 4। क्यों 4 दिखती है? क्योंकि दोनों स्ट्राइप्स है वो एक ही पॉइंट पे अटैच्ड है सेंटर से। बे जे पट्टी जेवी लांबी रचनाओं बने, या तो आप 2 नाइफ से ऊपर से आप कट लगाते जाओ, नीचे की ओर पूरा लगा दो, और सेंटर में कोई भी एक जगह है वहां पे 2 पिन से सेंटर से फिक्स कर दो, फिर वो स्ट्रिप को खोल दो आप, तो 2 स्ट्रिप बनेगी, लेकिन आपने पिन लगाई है वहां पे सेंटर से वो अटैच रहेगी, तो आपको टोटल जो एंड्स है वो 4 दिखेंगे। तो देर आर 2 लॉन्ग बैंड्स, 2 स्ट्रिप्स, बट सेंटर से अटैच है, इसलिए हमें वो दिखती है 4। इसको कहते हैं हम इलेटर्स। नंबर ऑफ इलेटर्स आर 2 बट इट लुक्स 4। ठीक है, इलेटर्स એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય સુત્તી का। अभी डायग्राम में उसका स्ट्रक्चर देखो, उसके जो एंड है, द एंड्स आर लाइक स्पैचुला, चमचा जेवा છે, પહોળા છે। ठीक है, तो दिस इलेटर्स
आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो जब स्पोर में सफिशिएंट पानी होगा तब ये इलेटर्स है वो कॉइल्ड रहेंगे, विटडाइला जैसे। जब एटमॉस्फेयर में पानी कम हो जाएगा तो ये स्पोर है वो भी पानी घुमाएगा, इलेटर से उसमें से भी पानी निकलेगा। तो जैसे वो पानी लूज होगा तो इलेटर्स धीरे धीरे खुलेंगे, पूरा खुलेंगे तो डायग्राम में जैसा है वैसा दिखेगा। और इलेटर्स का काम क्या है? तो इट हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। हेलीकॉप्टर के पंखे जैसा काम है, ये स्पोर्स को लंबे डिस्टेंस तक उड़ने में हेल्प करता है। ओके, पैराशूट क्या है? पैराशूट जैसा ये काम करता है। ठीक है, मान लो स्पोर है वो हम है और इलेटर्स है वो पैराशूट है। ठीक है, सो इट हेल्प्स स्पोर्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सन। લાંબા અંતર સુધી વિકિરણ માટે સુત્તિકાઓ બીજાણુને મદદરૂપ બને છે। ठीक है, तो ये स्पोर डिस्पर्सल होता है। अब ये स्पोर जहां पे भी गिरेगा सबस्ट्रेटम पे, वहां फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होके बनाएगा गैमेटोफाइट। स्पोर इज हैप्लॉइड, बीजाणु एककीय છે। ठीक है, स्पोर इज हैप्लॉइड। ये कहाँ गया? हाँ, स्क्रीन पे वापस में आया कि नहीं आया? आज कौन सी तारीख है? 19। है। हाँ, अभी स्क्रीन पे आया मैं? Yes, sir. Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी देखा ना? ठीक है, तो स्पोर जो हैप्लॉइड है, एक टीएच है, तो ये स्पोर जर्मिनेट होके अभी पूरा दूसरा स्टेज गेमेटोफाइटिक स्टेज जन्युजनक अवस्थाનું निर्माण करे છે। रिमेंबर, अब तक हमने देखा वो स्पोरोफाइटिक स्टेज था, बीजाणुजनक अवस्था थी। स्पोरोफाइटिक स्टेज बहुत बड़ा था, विजिबल था, नेकेड आई से वो विजिबल था, મારી આંખે જોઈ શકાય એવું હતું। ઘણી લાંબી અવસ્થા હતી, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला पूरा वो फेज था। ये फेज के एंड में स्पोर बना हैप्लॉइड, और ये स्पोर अब जर्मिनेट होके बनाएगा गैमेटोफाइटिक स्टेज, जन्युजनक अवस्था। तो आज हमने स्पोरोफाइटिक स्टेज यहाँ पे खत्म किया, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे गैमेटोफाइटिक स्टेज, जन्युजनक अवस्था। तो स्पोर जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटांजिया जन्युधानियों बनसे, मेल गैमेटांजियम एंड फीमेल गैमेटांजियम, एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। ठीक है, नर जन्युधानी, पुजन्युधानी અને मादा जन्युधानी, स्त्री जन्युधानी बनसे। फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो से फिर से नया स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू विथ इक्विसिटम, और हम देखेंगे गैमेटोफाइटिक फेज विच डेवलप्स फ्रॉम
a haploid spore. ठीक है, तो तब तक के लिए आपको जो नोट्स पेज ही है उसमें डायग्राम के साथ सब कुछ है, वो डिफर करो, वो पढ़ो, जो टर्म्स डिस्कस हुई है उस पर खास ध्यान दो, और जहाँ तक हो सके जो ऑब्जेक्टिव वाले पॉइंट्स है उसको मैं बोल्ड करता हूँ, जिससे आपको पता चले कि इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, कि वो वर्ड, वो टर्म का मीनिंग या तो डेफिनेशन या तो डिफरेंस, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर तक टाटा, बाय बाय। हाँ, आगे किसी को कुछ है क्वेश्चन, क्वेरी? नो सर। क्या बात है, या तो आप बहुत अच्छे हो या तो मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, दोनों मुझे ही बहुत लगता है अच्छे हैं सर। दोनों अच्छे हैं, वेरी गुड। ओके, इक्वल बैलेंस लगाया, शायद ये इक्वी सेटम, इक्वी वाला वर्ड इसमें लगता है, लागू पड़ता है। ठीक है ठीक है, चलो फिर भी मुझे पता है आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपको डाउट्स होंगे, अगर मान लो नहीं पढ़ा है तो जब पढ़ोगे तब डाउट्स होंगे, तो जो भी और जब भी डाउट्स है वो आप क्लियर करते रहो, ठीक है ना, और पूछने में शर्माओ मत, जो शर्माएगा वो कर्माएगा, और गब्बर सिंह भी बोल के गया है ना, जो डर गया वो मर गया। ठीक है, मतलब अगर आप पूछने में शर्माओगे तो लॉस आपको जाएगा। आई एम हियर टू आंसर योर क्वेरीज, डाउट्स एंड क्वेश्चंस, तो एनी टाइम यू कैन आस्क योर क्वेरीज, क्वेश्चन और डाउट्स। ठीक है, चलो, तो मेरे सारे अच्छे बच्चों और कुछ नालायक बच्चों, मतलब जिन्होंने रेगुलर पढ़ते हैं, पूरा लेक्चर में मोबाइल हाथ में रख के देखते हैं, वो अच्छे बच्चे हैं, और जो लेक्चर में क्लास चालू करके फिर अपना काम करते हैं, वो दूसरे टाइप के बच्चे हैं। ओके, ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और गेमेटोपैथिक स्टेज हम